दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बाघ था जिसने ना सिर्फ लोगों को मारा बल्कि उसने लोगों को अपने घर से बाहर निकलने तक की हिम्मत छीन ली। एक पूरा गांव महीनों तक घर के अंदर कैद रहा। बच्चे बाहर खेलने की जगह खिड़कियों से झांका करते थे और खेत में पड़ी फसल सड़ गल कर बर्बाद होने लगी थी। ये कहानी एक ऐसे आदमखोर बाघ की है जो ताकत से ज्यादा दिमाग का यूज करता था। उसका नाम गांव वाले डर से नहीं लिया करते थे क्योंकि उनका मानना था कि जिसने भी इसका नाम लिया उसकी मृत्यु तय है। सरकारी फाइलों में इस आदमखोर का नाम कैलाशपुर का आदमखोर बाघ के नाम से पड़ा है। साल था 1837, 1837। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल इलाके के पास कैलाशपुर गांव का भुवन, जो जंगल का पुराना लकड़हारा था, उसे जंगल के रास्ते और बाघों के इलाकों का अच्छा अंदाजा था। आज से पहले कभी किसी जंगल के बाघ ने गांव पर हमला नहीं किया था। उस दिन वह जंगल के किनारे गया। सुबह का समय था, हल्की धुंध फैली हुई थी। दोपहर तक वह वापस नहीं लौटा। घर वाले सोचे कि भुवन अकेले ही जाता है तो उसे आने में थोड़ा लेट हो जाती है। शाम हो गया। शाम ढलते ढलते उसका बेटा उसे खोजने के लिए जंगल की तरफ गया और कुछ देर ही बाद वह जंगल से दौड़ते दौड़ते गांव के मुखिया के पास आया और बोला कि बाबा का टोपी और कुल्हाड़ी जंगल के किनारे पड़ी है और वहां पर कुछ खून के निशान भी है। यह सुनकर गांव वाले और गांव के मुखिया उसे देखने के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिट्टी पर खून की गहरी लकीरें हैं जो सीधे झाड़ियों में जाकर गायब हो रही थी। भुवन की लाश नहीं मिली। मिला तो बस खामोशी और एक गहरी सन्नाटा। भुवन के मौत के बाद गांव वालों में डर बैठ गया था। लोग जंगल से दूरी बनाने लगे थे, लेकिन खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत तो पड़ती ही थी। दोस्तों, उस टाइम ऐसा कल्चर होता था कि गांव के मर्द खेतों में बाहर जाकर काम किया करते थे और खाना बनाना, रसोई के कामकाज की जिम्मेदारी औरतों की होती थी। गांव की एक औरत मालती, जिसकी उम्र 36 साल की थी, सुबह के करीब 7 बजे वो नदी के किनारे अपने घड़े में पानी भरने के लिए गई थी। मौसम में हल्की ठंडक थी और नदी पहले की तरह ही शांत बह रही थी। मालती जैसे ही नदी में अपने घड़े को डुबाती है, पीछे से उसको एक जोरदार दहाड़ सुनाई देता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है कि उसके ऊपर एक बाघ हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। बाघ मालती को लेकर नदी में लेकर कूद जाता है। नदी के उस एरिया का पानी पूरा लाल हो चुका था और नदी के ऊपर बुलबुलाहटें छूट रही थी। 8 से 10 सेकंड बाद बाघ मालती को अपने जबड़े में दबाए हुए बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। बाघ की दहाड़ सुनकर गांव वाले हाथों में लाठी और कुल्हाड़ी लेकर नदी की तरफ दौड़ते हैं तो वहां उनको एक टूटा हुआ घड़ा और नदी का पानी लाल मिलता है। इस हमले के बाद गांव के लोग अपने घरों से सुबह देर से निकलते थे और सूरज डूबने से पहले ही वापस अपने घरों में आ जाया करते थे। उनको लगता था कि बाघ केवल सुबह और शाम में ही हमला करता है। लेकिन एक हफ्ते बाद गांव के नत्थू काका दोपहर में अपने खेत में धान की फसलों को देखने के लिए गए थे। जैसे ही वे अपने खेत के आखिरी मेड़ पर पहुंचते हैं, तभी एक उछलता हुआ बाघ आकर उन पर हमला कर देता है। हमला इतना जबरदस्त होता है कि एक ही बार में नत्थू काका का सर धड़ से अलग हो जाता है। नत्थू काका का शरीर वहीं पर छटपटाने लगता है और कुछ देर बाद गिर जाता है।
बाघ नत्थू काका के शरीर को कंधे से पकड़कर वहां से लेकर भाग जाता है। दिन दहाड़े खेत में काम कर रहे लोगों को कुछ आवाज आने पर वे इस तरफ दौड़कर भागते हैं तो देखते हैं कि वहां पर गड्ढों से बड़े भरे खून और नत्थू काका का सर पड़ा हुआ है। इस हमले के बाद गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वह अब दिन में भी घरों से बाहर नहीं निकला करते थे। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद होने लगी थी। लोग कहते थे कि अगर जान बची रहेगी तो अनाज फिर से पैदा कर लेंगे। घरों में बचे राशन से ही वे अपना गुजर बसेरा किया करते थे और पीने के पानी के लिए गांव के 18 से 20 आदमी जुटते थे, गुत्थी बनाते थे और चारों तरफ देखते हुए नदी के पास पहुंचते थे। पानी लेकर वे वापस गांव में आते थे। बच्चे दिन दिन भर खिड़कियों के पास बैठा रहा करते थे। ऐसे ही करते करते वे तकरीबन 1 महीने तक घर से बाहर काम करने के लिए नहीं निकले। फिर एक शाम जो हुआ उसने गांव वालों के हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी। गांव की एक छोर पर एक पुरानी सी झोपड़ी में नत्थू काका, उनकी पत्नी, बहू और पोता रहा करते थे। बाहर शाम हल्का अंधेरा था और आसमान से लगातार बारिश हो रही थी। झोपड़ी के अंदर सब सिमट कर बैठे थे। अचानक खिड़की पर कुछ टकराने की आवाज आती है। नत्थू काका धीरे धीरे उठकर खिड़की की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने खिड़की के बाहर झांका, उनको अंधेरे में 2 पीली चमकती हुई, उन्हें ही घूरती हुई आंखें दिखाई देती हैं। अगले ही पल एक भारी दहाड़ आती है और खिड़की की चटकने की आवाज आती है। आदमखोर ने एक ही झटके में नत्थू काका को खिड़की से बाहर खींच लिया था। पत्नी और बहू अंदर चीखती ही रह गई। बाघ उन्हें घसीटकर जंगल की ओर लेकर चला गया। बारिश की आवाजें और दहाड़ धीरे धीरे दूर चली गई और फिर एक गहरा सन्नाटा हो गया। नत्थू काका की मौत के बाद कैलाशपुर अब दम तोड़ने लगा था। गांव में खामोशी इतनी गहरी हो गई थी कि अब मुर्गे की बांग तक की आवाज बंद हो गई थी। लोग अब समझ चुके थे कि ये बाघ बाहर के अलावा अब हमारे घरों में घुसकर लोगों को उठा ले जा रहा है। इस बात से लोग अब जीने की आशा भी छोड़ रहे थे। 3 दिन लगातार डर में जीने के बाद गांव के सरपंच रघुनाथ प्रसाद ने अपने ही घर में एक बैठक बुलाई और बोला कि अगर हम ऐसे ही रहें तो एक दिन ये हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तभी किसी ने सुझाव देते हुए बोला कि हमें राजा के पास जाना होगा, अब वही कुछ कर सकते हैं। अगले दिन गांव के सरपंच और 8 आदमी राजा तक सूचना पहुंचाने के लिए निकल पड़े। बरसात में भीगते हुए, बाघ के डर से बचते हुए वे 2 दिन तक खतरनाक सफर तय कर टिहरी नरेश के किले तक पहुंचे। उन्होंने राजा को गांव की हालत, सारी हत्याओं की कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि कैलाशपुर के आदमखोर का खात्मा होना चाहिए। राजा ने अपने दरबार के सबसे भरोसेमंद शिकारी राजवीर सिंह को बुलाया। राजवीर सिंह एक ऐसा शिकारी था जिसने पहले भी कई आदमखोरों का खात्मा कर चुका था। राजा ने उनके साथ उसके साथी फकीर मोहम्मद को भी भेजा, जो जाल और मचान लगाने में माहिर था। बरसाती मौसम में और कीचड़ से भरे रास्ते से होकर राजवीर सिंह और फकीर मोहम्मद कैलाशपुर पहुंचे। गांव की महिलाएं पहली बार महीनों बाद बाहर निकली थी। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों का मिला जुला भाव था। वो राजवीर से कहने लगी कि साहब, इस आदमखोर ने हमारे गांव में बहुत आतंक मचाया है और बहुत लोगों को मार दिया, और हमारे गांव में 2 नत्थू काका रहा करते थे और दोनों को बाघ उठा ले गया। राजवीर ने गांव का अच्छे से मुआयना किया और नदी के किनारे बाघ का नया और पुराना पगचिह्न पाया। उसने फैसला किया कि वह सबसे पहले नदी के किनारे ही बाघ का इंतजार करेगा। राजवीर नदी की एक ऊंची चट्टान के पीछे खुद को छुपाया और हवा की दिशा देखकर सही जगह चुनी। शाम ढलने लगी थी। पानी की सतह
पर हल्की लहरें थी और तभी अचानक झाड़ियों से बाघ का एक विशाल सिर दिखाई दिया। वो धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ रहा था। राजवीर ने अपनी सांसें रोक ली और अपनी राइफल को तैयार किया, लेकिन जैसे ही बाघ पानी तक पहुंचा वह सीधे पानी पीना शुरू नहीं किया, एकदम से ठिठक कर खड़ा हो गया। उसके कान हल्के हल्के हिलने लगे और अपनी नाक को सिकुड़कर इधर उधर सूंघने लगा। फिर बाघ ने सीधे पानी की परछाई में नजर डाली। उसे चट्टान की परछाई और उसके पीछे कुछ हलचल दिखाई दी। तभी बाघ उस दिशा में देखकर जोर से दहाड़ मारने लगा और राजवीर ने तभी उसी समय पर एक गोली चलाई, पर बाघ गोली की आवाज़ सुनकर पीछे की झाड़ियों में कूद गया और वो वहाँ से भाग गया। अब राजवीर समझ गया था कि बाघ को यह पता लग गया है कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई आ गया है, तो वो और भी ज़्यादा चालाक हो जाएगा। राजवीर ने फैसला लिया कि वह अगले दिन नत्थू काका के घर के आगे एक मचान बनवाएगा। दिन में मोहम्मद फकीर ने नत्थू काका के घर के आगे एक अच्छा सा मचान बना दिया और शाम होते ही मचान के नीचे एक बकरी चारे के रूप में बांध दी गई और मोहम्मद फकीर और राजवीर सिंह दोनों उस मचान पर सुरक्षित जाकर बैठ गए और एक टकटकी लगाकर बाघ का इंतजार करने लगे। रात के करीब 11 बजे बकरी एक ही दिशा में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने रस्सियों को खिंचाने लगी। तभी पास की झाड़ियों में से दो पीली चमकती आंखें फकीर मोहम्मद को दिखी। फकीर मोहम्मद ने राजवीर सिंह से कहा, बाघ उधर है। राजवीर सिंह ने जैसे उस तरफ देखा, बाघ वहां नहीं था। राजवीर को लगा कि बाघ शायद डर कर भाग गया होगा, लेकिन बाघ दूसरे रास्ते से मचान के पीछे आते हुए अपने शरीर के पूरे जोर से मचान पर छलांग लगा देता है, जिसके झटके से मोहम्मद फकीर नीचे गिर जाता है और राजवीर भी लड़खड़ाने लगता है। जैसे ही मोहम्मद फकीर नीचे गिरता है, बाघ तुरंत मोहम्मद फकीर को गले से पकड़कर जंगल की तरफ लेकर भाग जाता है। दोस्तों सोचिए, बाघ कितनी चालाकी से मचान के पीछे जाकर मचान पर अपने शरीर के वजन से वार करके अपने शिकार को नीचे गिराता है और उसे वहां से लेकर भाग जाता है। मोहम्मद फकीर के मौत के बाद राजवीर के आंखों में खून उतर आया था। उसने कसम खाई कि ये खेल अब यहीं खत्म होगा, या तो वो आदमखोर बाघ बचेगा या मैं बचूंगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा राजवीर राइफल कंधे पर डालकर अकेले जंगल में चला गया। आसमान में बादल, हल्की बारिश और मिट्टी में खून के निशान थे। खून का निशान का पीछा करते करते राजवीर जंगल की गहराइयों में पहुंच गया। रास्ता कीचड़ से भरा था, चारों ओर सन्नाटा, बस कभी कभी कौवे की आवाज़ सुनाई देती थी। अचानक उसने देखा कि खून के निशान एक जगह पर रुक गए। चारों ओर झाड़ियां स्थिर थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। तभी राजवीर को पीछे से कुछ टहनियां टूटने की आवाज़ आती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने आदमखोर बाघ क्राउचिंग मोमेंट में अपने दोनों हाथ और कंधे को झुकाए हुए बैठा हुआ था। राजवीर ने जैसे ही गोली चलाने के लिए अपने राइफल को कंधे तक उठाता है, तभी आदमखोर बाघ बिजली की रफ्तार से आकर राजवीर पर हमला कर देता है और राजवीर बगल में 5 कदम दूर पर जाकर गिर जाता है, लेकिन राजवीर के हाथ से राइफल छूटा नहीं था। तभी फिर आदमखोर बाघ राजवीर की तरफ बढ़ता है और राजवीर अपने हाथ से बगल में पड़े मिट्टी को उठाकर आदमखोर की तरफ उसके आँख में फेंकता है। कुछ पल के लिए आदमखोर बाघ झिझक जाता है और जोरदार गुर्राहट करता है। थोड़ा सा समय मिलने पर राजवीर ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और आदमखोर के सीने में गोली चलाई। गोली लगते ही फिर से आदमखोर जोर से गरजता है और धीरे धीरे लड़खड़ाकर एक बार फिर से हमला करने लगता है। तभी राजवीर ने एक और गोली चलाई और ये गोली आदमखोर के आँखों के बीच में जाकर लगी और आदमखोर वहीं पर गिरा और ढेर हो गया। तो दोस्तों हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, मैसेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद दोस्तों।